वो सैटेलाइट टावर, फ़ोन, वाईफाई, ब्लूटूथ डिवाइसेस से आपके कानों को बिना पता लगे आपके दिमाग में शब्द और आवाज़ें डाल सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम को आर्टिफिशियली उत्तेजित कर आपके अंदर डर, गुस्से, प्लेजर और डिप्रेशन जैसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं। किसी भी जगह लोगों की भीड़ को आक्रोशित कर वहाँ दंगे, भगदड़, मारधाड़ जैसी परिस्थितियाँ बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि वो इससे लोगों के दिलों की धड़कनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसीज के बारे में। वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज जिसकी तरंगों का इस्तेमाल सैटेलाइट, फ़ोन, टावर, वाईफाई मॉडेम, ब्लूटूथ, कुकिंग और रेडार डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जिससे हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक मेन हिस्सा बना दिया गया है, जो अब हमें चारों तरफ से अपने रेडिएशन से घेर चुका है। पर हम अभी इस वीडियो में रेडियो फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशन से शरीर और प्रकृति पर हो रहे प्रभाव पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज से माइंड कंट्रोल के बारे में, जिसकी जानकारी को छुपाकर दुनिया की सभी मेजर गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है, क्योंकि ये जानकारी सीधे सीधे जनसंख्या पर उनके टोटल कंट्रोल के एजेंडा से संबंधित है, जहां वो शरीर के साथ साथ लोगों के दिमाग को भी उनकी मर्जी के खिलाफ कंट्रोल कर सकते हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी से दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे समझने के लिए आपको शरीर को लेकर कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। हमारा ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें हमारी बॉडी के फिजिकल सेंसर्स यानी आँख, कान, नाक, मुंह और चमड़ी एक इनपुट डिवाइस की तरह है, जो बाहरी दुनिया से प्रतिक्रिया कर डाटा को ले रहे हैं और उसे दिमाग के सीपीयू से प्रोसेस कर रंग, रूप, शब्द, आवाज़, संवेदना और भावना के रूप में डिकोड कर रहे हैं, जिसे हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी अपनी याददाश्त और मेमोरी से प्रोसेस कर सोच समझ का रूप देकर अपने यूज़र यानी अपनी आत्मा और चेतना के नज़रिए से अनुभव कर रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्यूटर की तरह ही इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह किसी कंप्यूटर में डाटा पतले वायर के नेटवर्क से इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बहकर जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी ये सेम प्रोसेस नर्वस सिस्टम के नेटवर्क में न्यूरॉन्स द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल बहाकर केमिकल रिलीज कर होती है। अब अगर आप इन इलेक्ट्रिक सिग्नल के डाटा को बिना इनपुट डिवाइस के डायरेक्टली सीपीयू में यानी आपके दिमाग में भेज सकते हो, तो आप वो सब कर सकते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इम्प्लांट वाला, जिसमें दिमाग में सिग्नल डालने और उसे पढ़ने के लिए शरीर में इलेक्ट्रोड और माइक्रोचिप डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम पुरानी ब्रेन मैनिपुलेशन वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, जहां जोस डेलगाडो नाम के एक व्यक्ति ने 1960 के दशक में स्टीमोसीवर नाम की एक वायरलेस माइंड कंट्रोल चिप बना दी थी, जिसकी मदद से वो दिमाग को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर उस समय ही व्यक्ति के शरीर को कंट्रोल कर पा रहे थे, दिमाग के प्लेजर सेंटर को ट्रिगर कर उसके इमोशन और बिहेवियर को मॉडिफाई कर पा रहे थे। यहाँ तक कि वो उस चिप से दिमाग के अलग अलग पॉइंट को स्टिमुलेट कर व्यक्ति की सेक्सुअल आइडेंटिटी में भी बदलाव देख पा रहे थे। इसी तरह इसे करने का दूसरा तरीका है बिना इम्प्लांट वाला, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है दिमाग को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने के लिए। तो ये सब कैसे होता है, शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही रेडार सिस्टम पर काम करने वाले कई टेक्नीशियंस दिमाग में कुछ अजीब बज़ और क्लिक के साउंड को रिपोर्ट कर रहे थे, जिस पर रिसर्च करने के बाद अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट एलन एच फ्रे ने 1960s में ह्यूमन ऑडिटरी रिस्पॉन्स टू मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नाम से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह एक्सट्रीम लो पावर डेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसी भी नॉर्मल व्यक्ति, यहाँ तक कि बहरे व्यक्ति के भी दिमाग में आवाज़ें उत्पन्न कर सकती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से दिमाग में आवाज़ बनने की प्रोसेस माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के दिमाग के साथ इंटरेक्शन की वजह से उत्पन्न होती है, जिसे उन्होंने माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट और फ्रे इफेक्ट का नाम दिया था। फ्रे का कहना था कि इस तरह माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसीज के मॉड्यूलेशन से दिमाग में अलग अलग तरह के साउंड परसेप्शन भी बनाए जा सकते हैं, जिसे वो 1000 फीट दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और वायरलेस माइंड कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसे फिर 1973 में जोसेफ सी शार और मार्क ग्रू ने वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट भी कर दिया था, जहां वो मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव टेक्निक से शब्दों की आवाज़ों को माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के रूप में भेजकर उसे डायरेक्टली दिमाग में साफ साफ सुन पा रहे थे। इस वॉइस मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव टेक्निक को फिर बाद में हियरिंग सिस्टम नाम से भी पैटर्न कर दिया गया था, जिसे वॉइस टू स्कल और वॉइस ऑफ गॉड नाम से भी जाना जाता है। इस पैटर्न में उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि कैसे किसी भी ऑडियो सोर्स को, चाहे वो माइक्रोफोन पर व्यक्ति की आवाज़ हो या टेप रिकॉर्डेड म्यूजिक, उसे कैसे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के साथ जोड़कर डायरेक्टली दिमाग में डाला जा सकता है। इसे करने के लिए वो ऑडियो सोर्स के पॉजिटिव पीक वेवफॉर्म को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को कंपैरेटर की मदद से ऑडियो सोर्स के साथ कंपेयर कर 25 से 85% के पीक वोल्टेज के साथ वोल्टेज वेव्स बनाते हैं और उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जनरेटर को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर से 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में उस ऑडियो सोर्स के लिए माइक्रोवेव पल्स बनाते हैं
जिससे वो एंटीना से किसी भी व्यक्ति पर रेडिएट कर उसके दिमाग में साउंड का परसेप्शन बना सकते हैं। अब ये चीज़ सुनने में आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, पर इस आसान शब्दों में कहें तो वो इस पूरी प्रोसेस में ऑडियो सोर्स के बेस वेवफॉर्म को माइक्रोवेव के रेडिएट फ्रिक्वेंसीज में मिक्स कर रहे हैं और स्टैंडर्ड वोल्टेज के साथ मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी पल्स का रूप देकर एंटीना से ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो सर में पेनिट्रेट कर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बना रही है। वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो उस ऑडियो सोर्स को सुनने पर कानों द्वारा आपके दिमाग में नेचुरली बनाई जाती है। अब अगर वो इस तरह मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आवाज़ें डाल सकते हैं, तो क्या वो इसकी मदद से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते? प्रोजेक्ट पेंडोरा यह 1960s में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में किया गया एक माइक्रोवेव टेस्टिंग प्रोग्राम था, जिसे यूएस ने सोवियत रशिया द्वारा यूएस एम्बेसी पर किए जा रहे माइक्रोवेव अटैक को स्टडी करने के नाम पर शुरू किया था, जिसका मेन पर्पस लो लेवल माइक्रोवेव रेडिएशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम पर होने वाले प्रभाव और बायोमेडिकल चेंजेस को स्टडी करना था। जिसकी टेस्टिंग में उन्होंने नॉन थर्मल मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव रेडिएशन से बंदरों के नर्वस सिस्टम को सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर दिया था, जिसमें वो बंदरों के बर्ताव को, उनके काम करने के तरीके को और उनकी नींद को भी प्रभावित कर पा रहे थे, वो भी स्टैंडर्ड रेडिएशन सेफ्टी लेवल से कई गुना कम पावर डेंसिटी के साथ। आगे उनका ये भी कहना था कि इस तरह माइक्रोवेव रेडिएशन से नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए उन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज का मॉड्यूलेटेड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मॉड्यूलेशन के ये लो पावर माइक्रोवेव रेडिएशन नर्वस सिस्टम में सिग्नल नहीं बना पाता है। आसान शब्दों में कहें तो माइक्रोवेव से नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए आपको माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज को दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पैटर्न के जैसे मॉड्यूलेटेड पल्स फॉर्म में टारगेट करना होगा। उसी तरह जिस तरह वॉइस टू स्कल टेक्निक में माइक्रोवेव्स को ऑडियो वेवफॉर्म के साथ मॉड्यूलेटेड किया जा रहा था। इस तरह रेडियो फ्रिक्वेंसी से दिमाग को पढ़ने और उसे मैनिपुलेट करने को लेकर 1970s में एक पेटेंट भी फाइल किया गया था, जिसका नाम था एपरेटस एंड मेथड फॉर रिमोटली मॉनिटरिंग एंड अल्टरिंग ब्रेन वेव्स, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एंटीना से किसी भी टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर डालकर उसके ब्रेन के किसी भी पार्ट को स्कैन किया जा सकता है। उसके ब्रेन वेव पैटर्न से उसकी सोच, इमोशन और बर्ताव को डिकोड किया जा सकता है और उसे मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी से सुपर इम्पोज कर उसके इमोशन और बर्ताव में बदलाव भी किए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम थॉट रीडिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि कैसे आपके स्मार्टफोन रेडियो फ्रिक्वेंसीज की मदद से आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं और उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल रेडियो फ्रिक्वेंसी से माइंड कंट्रोल करना कोई साइंस फिक्शन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक रियल चीज़ है, जिसकी खोज वो 1960 से 70 के दशक में कर चुके थे और अब लगभग 50 से 60 साल बाद उन्होंने इस टेक्निक को कितना डेवलप कर लिया होगा उसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। आप अब सैटेलाइट टावर, फ़ोन, वाईफाई मॉडेम, ब्लूटूथ और स्मार्ट डिवाइसेस की रेडियो फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स में चारों तरफ से घिरे जा चुके हो, जहाँ वो इससे आपके घरों को 24 घंटे स्कैन कर सकते हैं, आपके बिहेवियर, आपकी सोच और आपकी हर गतिविधि को पढ़ सकते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर कर किसी भी चीज़ को करने के लिए उकसा सकते हैं, आपकी बायोलॉजी के साथ खेलकर आपकी रातों की नींदें उड़ा सकते हैं, लोगों को इमोशनली एग्रेसिव बना सकते हैं, जनसंख्या को डिप्रेशन और ब्रेन फॉग में रख सकते हैं, किसी भी देश की मिलिट्री और आंदोलन कर रहे लोगों को बिना लड़े ही सरेंडर करवा सकते हैं, और भी कई चीज़ें जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते, जिसे करने के लिए अब उन्हें लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी कर सकते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को लेकर इस तरह की जानकारी को सुनकर आपको इतना एहसास तो हो ही जाना चाहिए कि इन लोगों ने इस तरह की जानकारी को छुपाकर लोगों को अंधेरे में रखकर जनसंख्या के सामने कितना बड़ा एक खतरा पैदा कर दिया है। ऐसा खतरा जो न्यूक्लियर वेपन से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, जिसे बहुत सोच समझकर प्लान कर जानबूझकर बनाया गया है लोगों के दिमाग पर फोड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्चर और वॉइस टू स्कल के विक्टिम दुनिया भर में भरे पड़े हैं और 99% केसेस में लोगों को पता भी नहीं होता कि वो उसके शिकार बन चुके हैं। उन्हें बस अज्ञानता से भरे इस समाज द्वारा मानसिक रोगी बताकर साइड कर दिया जाता है। अब लोग इस वीडियो के कमेंट में पूछने वाले हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है, तो मैं बता दूं कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जब तक आप लोग इसको लेकर जागरूक नहीं होते और अपने ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को रेडियो फ्रिक्वेंसी से हटाकर ऐसे तरीकों पर शिफ्ट नहीं करते जो आपके शरीर, बायोलॉजी और दिमाग के लिए सेफ हो, जैसे कि न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन सिस्टम, तब तक ये खतरा आपके ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। और अगर आप इसके शिकार बन चुके हो तो आपको बचाव के लिए मुकुट तो पहनना ही पड़ेगा।